नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। देश भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया, लेकिन गोरखपुर में इस पर्व ने एक खास रंग लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में न केवल पूजा अर्चना की, बल्कि 7 दिवसीय श्री राम कथा के समापन में भी हिस्सा लिया। इससे पहले उन्होंने जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के सख्त निर्देश दिए। ये रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। विशेष अनुष्ठानों में सीएम योगी ने महायोगी गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। उन्होंने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ, दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ और नाथ संप्रदाय के अन्य गुरुओं की समाधियों पर पारंपरिक रोट अर्पण किया। पूजा का समापन भव्य सामूहिक आरती के साथ हुआ। इसके बाद योगी ने मंदिर परिसर में आयोजित 7 दिवसीय श्री राम कथा के समापन समारोह में भी हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हमारे वेद पुराण ने लोगों के जीवन को अच्छा बनाया है। उत्तर से दक्षिण तक लोगों को जोड़ने का काम हमारे ग्रंथों ने किया है। लेकिन ज्ञान की इस परंपरा को विमर्श का माध्यम बनाने का जो एक महत्वपूर्ण स्थल होने चाहिए थे, कहीं न कहीं उसमें भटकाव सा देखने को मिला। एक सामान्य नागरिक के लिए अपनी श्रद्धा के अनुरूप त्रिवेणी में डुबकी लगाना और अपनी आस्था के अनुरूप वहां पर अन्य कार्यों के साथ जुड़ना यह उचित है, लेकिन यह स्थल हमारे लिए चर्चा पर चर्चा का भी माध्यम बनने चाहिए। ज्ञान की इस परंपरा को, हजारों वर्षों की इस धरोहर को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सबका क्या योगदान हो सकता है, इसके भी माध्यम बनने चाहिए थे। लेकिन जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं, उनका जवाब भगवान वेद व्यास है। आखिर भगवान वेद व्यास तो हैं जो दुनिया को चुनौती देते हुए कह उठते हैं। जब उन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना कर ली, लोग कहने लग गए क्या है इसमें, तो उन्होंने ही कहा था कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो ये 4 मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे संबंधित जो कुछ भी दुनिया में होगा वो सब इसमें पहले से है, और जो इसमें नहीं है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये केवल भारत का ऋषि ही ये दावा कर सकता है। आप मुझे बताइए, आज के दिन पर किसी वैज्ञानिक ने शोध किया होता और इस प्रकार की विशिष्ट कृति लिखी होती तो उसने पेटेंट कर दिया होता, जिससे कोई दूसरा उस पर कब्जा न करने पाए। हमने कभी पेटेंट नहीं किया, हमने तो सबके लिए सुलभ बना दिया, सबके लिए सुलभ बना दिया। इससे पहले गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। स्वास्थ्य, शिक्षा, जमीन विवाद और आर्थिक मदद जैसे मुद्दों पर उन्होंने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। श्रीमद् भागवत महापुराण पिछले 5000 वर्षों से मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है, हमें जीवन के उन रहस्यों से अवगत करा रही है। उस महापुराण की रचना भगवान वेद व्यास ने ही की थी। पहली भागवत सुखदेव जी महाराज ने शुक तीर्थ में, जिसको लोग शुक्रताल कहते हैं, वहीं पर सुनाई थी। दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जीवन पद्धति का हिस्सा है, जीवन का एक प्रवाह है, हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया है। हमने उससे अलग जीवन की कल्पना की ही नहीं। आप देखते होंगे हमारे यहां
आप उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कहीं भी जाएंगे, वहां की स्थानीय परंपराएं हो सकती हैं। हम उत्तर भारत में आते हैं, उत्तर भारत में हम आते हैं, देखते हैं खेती बाड़ी का समय होता है, व्यक्ति अपनी खेती बाड़ी के कामों में व्यस्त रहता है। पर्व और त्योहारों का समय आता है, वह मार्केट में व्यस्त रहता है। लेकिन इसके बीच का जो कालखंड, जैसे ही कालखंड आता है तो उस कालखंड के समय हर गांव में यज्ञ और प्रवचन के कार्यक्रम, रामलीलाओं के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं। गोरखपुर में गुरु पूर्णिमा का ये उत्सव आध्यात्मिकता, सेवा और प्रशासन का अनूठा संगम रहा। सीएम योगी ने एक ओर गुरु परंपरा को जीवंत रखा तो दूसरी ओर जनता की समस्याओं को सुनकर त्वरित समाधान भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और मेरठ में एक पेड़ मां के नाम 2.0 वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आयोजन में भाग लिया और इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। यह आयोजन मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक पेड़ मां के नाम 2.0 वृक्षारोपण महाअभियान का भव्य आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने हरी शंकरी वाटिका में पीपल, बरगद और पाकड़ के पौधों का रोपण किया। और आज उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ की संख्या में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है और वह सबका प्रयास हो रहा है, सरकारी व्यवस्था रहा है। लेकिन समाज जब उसमें सहयोगी बन जाता है तो कोई बड़ा बड़ा काम भी छोटा होता है। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पेड़ लगाना, और उस पेड़ को लगाने का नाम क्या दिया गया है? एक पेड़ मां के नाम। और यहाँ नाम भी दे दिया है जो पूरे दुनिया में भारत का टक्का बजा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा कि कोई बेटी हो चाहे बेटा, किसी के माता पिता जीवित है या नहीं है, लेकिन सभी लोग अपने मां को सबसे ज्यादा प्यार है। और एक पेड़ मां के नाम लगाने का अभियान यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक साल तो नहीं कि आज वृक्षारोपण हो गया, इसके बाद नहीं हो सकता, इसके बाद हो सकता है, निरंतर हो सकता है। और इसको ध्यान करते आह्वान करूंगा, अपील करूंगा कि इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करें, इस अभियान का हिस्सा बनने का काम करें। आप सबके जरा ध्यान में रहना चाहिए, अगर हमारे पेड़ नहीं होंगे तो हमारा पर्यावरण अनुकूल नहीं हो सकता। अगर पानी नहीं होगा, जिसको कहते हैं जल है तो कल है। अगर हमारे पास पेड़ नहीं होंगे तो पर्यावरण अनुकूल नहीं होगा, पर्यावरण अनुकूल नहीं होगा। मेरठ में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, विश्वविद्यालय के छात्र और कर्मचारी शामिल हुए। केशव प्रसाद मौर्य ने इस दौरान कांवड़ यात्रा को लेकर भी कहा कि यात्रा के दौरान सुरक्षा और शुद्धता सुनिश्चित की जाएगी। यादव जी का जो संस्कार है, उनके पिताजी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। जब श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो शिव भक्तों यानी कांवड़ियों के ऊपर लाठी चलवाते थे, भजन भी नहीं गाने देते थे। हमारी सरकार में चाहे राम भक्त हो, चाहे शिव भक्त हो, चाहे कृष्ण भक्त हो, चाहे गंगा यमुना सरस्वती के संगम में कुंभ में डुबकी लगाने वाले हों, सबके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। ये संस्कार का असर है। और श्री अखिलेश यादव जी को मैं यही कहना चाहता हूँ, यही संस्कार समाजवादी पार्टी को ले डूबेगा और समाजवादी पार्टी अपने अंत की ओर आगे बढ़ रही है। 2027 में हम 2017 दोहराएंगे, सपा को प्रदेश की जनता सफा कर देगी।
न गुंडागर्दी चाहिए, न अपराध चाहिए, न माफियागिरी चाहिए, न दंगाई चाहिए और न मुस्लिम रोटीकरण की राजनीति करने वाले घिनौना खेल चाहिए। विकास चाहिए। क्या मामला है? कोई देखिए, मुख्यमंत्री है तो कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी को कोई भी विषय को अवगत कराते हैं, उसको अवगत कराए। कोई शिकायत होगी तो जो दोषी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब यूपी में इतने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हुआ हो। पिछले 8 सालों में यूपी ने 204 करोड़ से ज्यादा पौधे रोपे हैं और इस साल 52 करोड़ पौधों का लक्ष्य है। मेरठ का ये आयोजन भी इसी दिशा में एक कदम है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान की शुरुआत की, चाहे वह जल संरक्षण का मामला हो, चाहे पर्यावरण की अनुकूलता के लिए पेड़ काटने से पड़ते हैं विकास कार्यों के लिए उससे जगह लगाने के लक्ष्य को पूरा करने का मामला हो, चाहे नदियों को पुनर्जीवित करने का मामला हो, चाहे अमृत वाटिका लगाने का मामला हो। मतलब हर दृष्टि से देश की 140 करोड़ की जो आबादी है, हर परिवार में आने वाली पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी के लिए अनुकूल पर्यावरण मिले। जल है तो कल है, यानी कल के लिए उनको जल बच्चों को मिले और हमारा देश सुरक्षित रहे, क्योंकि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। और विश्व गुरु भारत जब दुनिया को सीख देने वाला देश है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करते हैं, तो ऐसे समय में अगर हम पर्यावरण के साथ अनुकूलता बनाए रखने में सफल नहीं होंगे, अपनी नदियों के प्रवाह को बनाए नहीं रखेंगे, हम तालाबों पे अगर कब्जा हो रहा है उसको हटाएंगे नहीं, जो सार्वजनिक उपयोग के स्थान उनको हरा भरा नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर से यह प्राकृतिक संकट है। इसलिए इस संकट से देश को, प्रदेश को मुक्त कराने के अभियान के तहत यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और हमें गर्व है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल जब पूरे हुए आजादी के, उन्होंने अमृत सरोवर बनाने के लिए कहा, अमृत वाटिका लगाने के लिए कहा, जो तालाबों की जमीनों पे कब्जे तो उनको खाली कराने के लिए कहा और जिससे प्रकृति हर प्रकार से जो प्रकृति के साथ जरूरत है वही लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इसके लिए आज यहाँ सब लोगों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का मेरठ में वृक्षारोपण अभियान पर्यावरण और आस्था का अनूठा संगम रहा। एक पेड़ माँ के नाम ने लोगों को प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करते हैं एक बड़ी खबर का, जो लखनऊ से सामने आ रही है। धर्मांतरण मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां छांगुर बाबा को एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। 7 दिनों तक एटीएस की टीमें छांगुर बाबा से अब पूछताछ करेंगी। छांगुर बाबा के अकाउंट और फंडिंग की जांच करेगी एटीएस। छांगुर बाबा के सहयोगी भी एटीएस की रडार पर है, तो 7 दिन की कस्टडी ली है छांगुर बाबा की एटीएस ने। और अब जो उसके सहयोगी है उनकी भी तलाश जारी है, वो भी रडार पर है। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, उनकी एक सहयोगी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब जब बाकी लोग बचे हैं 14 लोग, उनकी भी तलाश अब जारी है। पूछताछ इन 7 दिनों में छांगुर बाबा से की जाएगी एटीएस के द्वारा। और अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि धर्मांतरण गैंग पर ये बड़े खुलासे कौन कौन से हुए हैं। धर्मांतरण के लिए अलग अलग जातियों के रेट तय किए गए थे छांगुर बाबा के द्वारा, जिनमें ब्राह्मण, सरदार और क्षत्रिय लड़कियों पर 15 से 16 लाख रुपए तक के इनके रेट थे धर्मांतरण करने पर। पिछड़ी जातियों की लड़कियों के जो रेट तय किए गए थे वो 10 से 12 लाख किए गए थे और अन्य जातियों की लड़कियों के लिए ये रेट 8 से 10 लाख रुपए तय किया गया था। दरअसल बलरामपुर में चल रहा था ये धर्मांतरण का पूरा गैंग, जो अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने के आरोप में छांगुर बाबा की गिरफ्तारी हुई है। और अंगूठी और नग बेचने वाला यूपी का ये छांगुर बाबा 100 करोड़ का मालिक था। एटीएस की जांच में 100 करोड़ के लेन देन का खुलासा हुआ और आलीशान कोठी के साथ ही लग्जरी गाड़ियां और कई फर्जी संस्थाओं का मालिक ये छांगुर बाबा था और मधुपुर गांव की कोठी उसके नेटवर्क का मुख्य अड्डा थी। छांगुर बाबा के 14 सहयोगियों की तलाश अभी भी जारी है। और इधर बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के काले साम्राज्य पर यूपी प्रशासन का बुलडोजर तीसरे दिन भी गरज रहा है।
सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई इस आलीशान कोठी को ढहाने में जेसीबी मशीनें भी पसीना बहा रही हैं। यहाँ पर यह कोठी इतनी मजबूत है कि इसे तोड़ने किसी किले को ध्वस्त करने जैसा है। ये रिपोर्ट देखिए। बलरामपुर की उतरौला में मधुपुर गांव की सरकारी जमीन पर बनी छांगुर बाबा की आलीशान कोठी अब मलबे में बदल रही है। अवैध धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद प्रशासन इस कोठी को ध्वस्त करने का अभियान शुरू कर दिया, जो तीसरे दिन भी जारी रहा। लेकिन इस कोठी की मजबूती ऐसी है कि 10 बुलडोजर और जेसीबी मशीनों को भी इसे तोड़ने में जोर लगाना पड़ रहा है। 3 बीघे में फैली इस कोठी में 70 कमरे, एक विशाल हॉल और हाईटेक सुविधाएं थी, जो इसे किसी महल से कम नहीं बनाती थी। ये जो डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही थी, जो कि अवैध सरकारी जमीन पर जो कब्जा किया गया था, उस पर अवैध ढंग से अर्जित किए गए ढंग से ये इमारत बनाई गई थी। इसका कल उसको डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही थी, आज भी डिमोलिशन कार्रवाई चल रही है और इसमें वैसे ही पुलिस फोर्स और जिला प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं और जितने भी हमारे इक्विपमेंट हैं 8 लगभग जेसीबी है, ये सभी लगाई गई हैं और लगातार कार्रवाई चल रही है। जब तक ये पूरी तरह डिमोलिश नहीं होता है कार्रवाई जाएगी। छांगुर बाबा की इसी कोठी में सुरक्षा के लिए कंटीले तारों की बाउंड्री थी, जिनमें कथित तौर पर बिजली का करंट दौड़ता था ताकि कोई अनजान व्यक्ति पास न आए। कोठी में प्राइवेट पावर प्लांट और दर्जनों सोलर पैनल भी लगे थे, जो इसे बिजली कट से मुक्त रखते थे। सबसे सनसनीखेज खुलासा है कि गुप्त कंट्रोल रूम का, जो बाबा के बेडरूम में था, इस कंट्रोल रूम से कोठी के हर कोने में लगे कैमरों की निगरानी होती थी। हर आने जाने वाले की रिकॉर्डिंग बाबा की नजर में थी, जो उसके काले कारनामों को छिपाने का हिस्सा था। यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा को अवैध धर्मांतरण के आरोप में लखनऊ से गिरफ्तार किया। जांच में मालूम चला कि ये कोठी उसके रैकेट का हेडक्वार्टर थी। 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग, 40 बैंक खातों का लेन देन और 40 से ज्यादा विदेश यात्राएं इस रैकेट का हिस्सा थी। कोठी से शक्ति वर्धक दवाइयां, विदेशी मसाज ऑयल भी मिला, जिसने साजिश को और गहरा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय अब मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच कर रहा है। छांगुर बाबा की कोठी पर गरजता बुलडोजर उसके काले साम्राज्य को मलबे में बदल रहा है। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। सीसीटीवी, कंट्रोल रूम और करंट वाले तारों ने इस रैकेट की डरावनी तस्वीर भी उजागर की है। लेकिन क्या इस कोठी के मलबे में और भी गहरे राज छिपे हैं? क्या विदेशी फंडिंग का सच सामने आएगा? इस सस्पेंस का जवाब जांच के बाद ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां जोरों पर हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त मोड में नजर आ रहे हैं। मुरादाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कांवड़ियों की सेहत और आस्था की रक्षा के लिए कड़ा रुख अपनाया है। इस कड़ी में ढाबा मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के नियम लागू किए गए हैं और नीलकंठ ढाबा जैसे कई ढाबों के नाम हटाए गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। मुरादाबाद में इस बार प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने कांवड़ियों को शुद्ध और सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है।
सीएम योगी के सख्त निर्देशों के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने मुरादाबाद के कावड़ मार्ग पर छापेमारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में नीलकंठ ढाबा का नाम बोर्ड से हटाया गया, जिसका मालिक शराफत अली है। प्रशासन ने सभी ढाबों और होटलों को अपने मालिक का नाम, लाइसेंस नंबर और रेट लिस्ट प्रदर्शित करने के आदेश दिए हैं। नीलकंठ ढाबा था, उसमें ये कहा गया कि उसमें प्रोप्राइटर अपना नाम लिख दे, प्रोप्राइटर है वो प्रोप्राइटर अपना नाम लिख दे और जो रजिस्ट्रेशन संख्या है वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दे। और ऐसा भी मुझे पता चला कि उस ढाबे में केवल वेज बनता है, तो ये तो और अच्छी बात है। वेज बनता है तो ऐसा ढाबा बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। वेज ढाबा चलाते हैं और उनको ये भी बताया गया लहसुन प्याज वाला आइटम अलग से बनाए। बल्कि पेंट के बाद आप द्वारा सूचना दी गई पेंट किया गया, तो मैंने उनसे पुनः बात भी की। हमने कहा कि नहीं, इस तरह का आपने गलत किया, उसमें आप प्रोप्राइटर अपना नाम लिख दीजिए और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिए। तो ये चीज गलत है। किसी की रोजगार देखिए, उसको सही ढंग से उसको हम एजुकेट करके, हमारा उद्देश्य उसको एजुकेट करके सही ढंग से उसको रोजगार कराना, रोजगार बंद नहीं कराना है। बाकी जो चीजें हैं जो भाई उसमें कावड़ रूट में जो मांस की दुकानें हैं, कच्चा चाहे पक्का, उसके लिए बंद करने का, उस कावड़ मार्ग में यदि है तो उसको बंद करना उसमें। और दूसरी चीज रेट लिस्ट सबको लगानी जिससे विवाद न हो। अधिकांश विवाद रेट के कारण होता है और यदि उसमें वो रेट आ जाएगा तो विवाद का एक कारण समाप्त हो जाएगा। इसलिए रेट लिस्ट लगाने की बात है। और फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप जो है हमने उनके यहाँ चिपकाया, उसमें हमने प्रोप्राइटर का नाम भी उसमें लिखवा दिया है। और इस प्रकार ये चीज सही नहीं है कि पेंट करा दे, उसमें प्रोप्राइटर का नाम लिख दे और उसमें रजिस्ट्रेशन लाइसेंस नंबर अपना अंकित कर दे। बाकी फूड सेफ्टी ऐप हमने उसमें चिपका दिया है। मुरादाबाद के कावड़ मार्ग पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। नीलकंठ ढाबा जैसे कई ढाबों पर धार्मिक नामों का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई गई है और मालिकों को नाम हटाने के लिए कहा गया है। शराफत अली के नीलकंठ ढाबा को नोटिस जारी कर नाम बोर्ड हटवाया गया, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि ये कावड़ियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो सकता है। इसके अलावा सभी ढाबों पर केवल शाकाहारी भोजन परोसने के आदेश हैं और नॉन वेज बिक्री पर रोक लगा दी गई है। खाद्य विभाग ने फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के तहत QR कोड सिस्टम लागू किया है। मुरादाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अब तक सैकड़ों ढाबों और होटलों की जांच की। कई जगहों पर एक्सपायर खाद्य सामग्री बरामद हुई, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि कावड़ियों की आस्था और सेहत से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन इस सख्ती ने कुछ ढाबों मालिकों में बेचैनी पैदा कर दी है। कुछ का कहना है कि नाम प्रदर्शित करने का नियम उनके कारोबार को प्रभावित कर सकता है। मुरादाबाद में कावड़ यात्रा से पहले प्रशासन की सख्ती ने खाद्य सुरक्षा को लेकर नया माहौल बनाया है। नीलकंठ ढाबा जैसे मामलों में सुर्खियां पटोरी है, लेकिन सवाल ये कि क्या ये सख्ती कावड़ियों को सुरक्षित और शुद्ध भोजन दिला पाएगी? इस सस्पेंस का जवाब यात्रा के दौरान ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।